शुरुआत में हम देखते हैं कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। चारों तरफ सूखा है, बर्बादी फैली है और धरती पर अजीब अजीब जीव घूम रहे हैं। अब जो थोड़े से लोग जिंदा हैं वो सब एक ही शहर में रहते हैं। बहुत साल पहले लॉस्ट लैंड से एलिस नाम की एक जादू करने वाली औरत भी इसी शहर में आई थी। अब हम उसे फांसी के फंदे से लटकता हुआ देखते हैं। चर्च वाले उसे मारना चाहते हैं क्योंकि उनके धर्म में जादू करना पाप माना जाता है। लोगों में यह बात मशहूर है कि एलिस से कुछ भी खरीदा जा सकता है, लेकिन उसका नतीजा अक्सर बुरा होता है। इसके बावजूद लोग उसके पास मदद लेने जाते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और चर्च की बात नहीं मानते। एलिस कहती है, मेरे पास अमीर और गरीब दोनों आते हैं, लेकिन सब जल्दी चाहते हैं कि उनकी इच्छा पूरी हो जाए। मैं किसी को मना नहीं कर पाती। इस पर चर्च की मुखिया मैरी कहती है, राजा और चर्च के हुक्म के मुताबिक तुझे मौत की सजा दी जाती है। फिर वह फंदे के नीचे से तख्ता खींच देती है और एलिस फांसी पर लटक जाती है। मरने से पहले मैरी कहती है, अपने गुनाहों पर पछताओ, और अपने सिपाहियों के साथ वहां से चली जाती है। तभी एक सिपाही गलती से एलिस की आंखों में देख लेता है और वो उसके वश में आ जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो खुद फांसी पर लटक रहा है। डर के मारे वो अपनी जेब से बंदूक निकालता है और रस्सी पर गोली चला देता है। रस्सी टूट जाती है और एलिस नीचे गिर जाती है। फिर उस सिपाही को भ्रम होता है कि एलिस उस पर हमला करने आ रही है। डर के मारे वो गोली चला देता है, लेकिन वो एलिस नहीं होती, वो उसका अपना साथी सिपाही होता है। ये सब देखकर मैरी वापस आती है। सिपाही घबराकर पूछता है, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैरी कहती है, अब तू उस डायन का गुलाम बन चुका है, अब तू किसी काम का नहीं रहा। इतना कहकर वो उसकी गर्दन काट देती है और उसे भी मार डालती है। इसके बाद मैरी और बचे हुए सिपाही एलिस को ढूंढने लगते हैं, लेकिन एलिस एक एक करके सब सिपाहियों को मार देती है। आखिर में वो मैरी को पकड़ लेती है और उसे उसी के फांसी वाले फंदे पर लटकाकर चली जाती है। अब मैरी की जान उस फंदे पर टिकी है। अगर उसने जरा भी हिलने की कोशिश की या उसका पैर फिसला तो उसकी मौत हो जाएगी। कुछ दिन बाद की बात है। एक रात कैप्टन जेरिस क्वीन के साथ एलिस के महल में आता है। एलिस पूछती है, ऐसी क्या बात हो गई जो खुद क्वीन को यहां आना पड़ा? क्वीन कहती है, मैंने सुना है कि तुम पैसों या चीजों के बदले लोगों की मन की इच्छा पूरी करती हो। मेरे पास भी एक इच्छा है और बदले में मैं तुम्हें कुछ बहुत कीमती दूंगी। फिर वो कैप्टन जेरिस और बाकी सिपाहियों को बाहर भेज देती है और अकेले में एलिस से कहती है कि वो शेप शिफ्टर बनना चाहती है, यानी जो इंसान अपना रूप बदल सके। इसके बदले वो अपना सबसे कीमती हार देने को तैयार है। एलिस पूछती है, क्या तुम इस फैसले को लेकर पूरी तरह तय हो? क्योंकि एक बार इच्छा पूरी हो गई तो बाद में पछतावा भी हो सकता है। क्वीन कहती है, मैंने सोच लिया है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये सुनकर एलिस कहती है, मैं एक शिकारी को बुलाऊंगी जो तुम्हारे साथ लॉस्ट लैंड जाएगा। वहां वो असली शेप शिफ्टर को ढूंढेगा और उसकी ताकत तुम्हारे अंदर डाल दी जाएगी। लेकिन इसके लिए मुझे पूरा चांद आने तक इंतजार करना होगा और अभी उसमें 6 दिन बाकी हैं। क्वीन के जाने के बाद एलिस अपने जादू के हथियार तैयार करने लगती है। तभी कैप्टन जेरिस दोबारा वहां आता है। उसके हाथ में एक नई घड़ी होती है। वह कहता है, मुझे भी एक इच्छा पूरी करवानी है। मैं चाहता हूं कि क्वीन की इच्छा कभी पूरी ना हो। एलिस हैरानी से पूछती है, क्या तुम क्वीन को धोखा देना चाहते हो? जेरिस कहता है, नहीं, वो नहीं जानती कि वो क्या करने जा रही है। ये सब उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अभी उसे समझ नहीं आ रहा। एक कैप्टन होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी रक्षा करूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आखिर में उसकी इच्छा पूरी ना हो। वो यह भी कहता है, मैंने सुना है कि तुम कभी किसी की इच्छा को मना नहीं करती। यह सुनकर एलिस उसकी बात मान लेती है। जेरिस के जाने के बाद एलिस काला जादू करने लगती है। उसका शरीर हवा में उड़ने लगता है और उसके चारों तरफ की चीजें भी उड़ने लगती हैं। तभी उसे एक झलक विजन दिखती है। उस झलक में एक डरावनी आवाज गूंजती है। वो वरवुल्फ की होती है। कुछ लोग एक नदी पार कर रहे होते हैं जिसमें बहुत सारी इंसानी खोपड़ियां पड़ी होती हैं। अचानक वरवुल्फ उन पर हमला कर देता है और सबको मार डालता है। उनके पास बहुत सारे हथियार होते हैं, लेकिन वरवुल्फ पर कोई भी हथियार असर नहीं करता। ये सब देखकर एलिस थोड़ा डर जाती है। हालांकि ये सब सिर्फ उसके दिखाए गए विजन में होता है। दूसरी ओर राजमहल में क्वीन किंग पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि किंग ने आज फिर से बिस्तर गीला कर दिया होता है। इस पर क्वीन चिल्लाती है, आपसे तो 1 घंटी तक नहीं बजाई जाती नौकरों को बुलाने के लिए। फिर वह खुद ही घंटी बजाकर नौकरों को बुला लेती है। असल में किंग अब बिल्कुल बूढ़ा और बहुत बीमार हो चुका है। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता, लेकिन उसकी शादी एक जवान लड़की से हुई है
जिसकी जरूरतें वो पूरी नहीं कर पाता। इसी वजह से क्वीन हमेशा चिड़चिड़ी और गुस्से में रहती है। क्वीन का अतीत भी दुख भरा रहा है। कभी उसका एक प्यार था, बोयस नाम का एक आदमी, लेकिन वो उसे छोड़कर चला गया। क्वीन आज भी उसे याद करती है। अब वर्तमान में वही विच एक पब में जाती है जहां उसे बोयस मिल जाता है। वो कहती है, सुना है तुम लॉस्ट लैंड्स में जाने वाले एक शिकारी हो। इस पर बोयस थोड़ा अकड़ कर कहता है, मैं यहां बात करने नहीं, कार्ड खेलने आया हूं। विच उसे खुश करने के लिए उसके साथ कार्ड खेलती है और उसे हरा भी देती है। फिर जब बोयस बात करने लगता है तो कहता है, मैं बहुत महंगा शिकारी हूं, हर कोई मुझे नहीं खरीद सकता। विच मुस्कुराकर कहती है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। बोयस उसे चेतावनी देता है, इस शहर की चार दीवारी के बाहर कोई कानून नहीं चलता। जितनी ताकतवर तुम यहां हो, लॉस्ट लैंड में तुम गायब भी हो सकती हो। इस पर विच कहती है, ठीक है, एक सौदा करते हैं। अगर मैं कमजोर पड़ी तो तुम मुझे छोड़ देना, और अगर तुम कमजोर पड़े तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तभी चर्च के लोग पब में आ जाते हैं और विच पर हमला कर देते हैं, लेकिन बोयस और विच मिलकर उनसे लड़ते हैं। इसी बीच हमें बोयस का खास हथियार दिखता है, एक दो मुंह वाला सांप जो उड़कर दुश्मनों को काट कर मार देता है। लेकिन तब तक मैरी, जिसे विच ने पहले फांसी पर लटकाया था, अब आजाद हो चुकी होती है। वो उस सांप पर तलवार से वार करती है और उसे काट डालती है, लेकिन तब तक विच और बोयस वहां से भाग चुके होते हैं। इसके बाद मैरी चर्च लौटती है और सब कुछ फादर को बताती है। इस पर फादर गुस्से में कहते हैं, उस डायन ने तुम्हें जिंदगी और मौत के बीच छोड़कर चर्च का मजाक बना दिया है, अब उसे मारना ही होगा। औरत को फादर के सामने लाती है, जिसके विच से अच्छे संबंध होते हैं। मारपीट करने पर वो बताती है कि क्वीन और कैप्टन अपनी इच्छा लेकर उस विच के पास गए थे। ये सुनकर फादर कहता है, अगर ऐसा है तो क्वीन को भी माफ नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विच सो रही होती है। तभी बॉयस चुपचाप एक चाकू लेकर उसके पास आता है, लेकिन अचानक विच जाग जाती है और पलटकर चाकू बॉयस के गले पर रख देती है। इस पर बॉयस मुस्कुराकर कहता है, तुम जानती हो, एक चालाक शिकारी बीच रास्ते में ही अपने मालिक को मारकर पैसा ले लेता है। फिर वो अचानक पास में पड़े एक जहरीले कीड़े को चाकू से मार देता है। इससे साफ हो जाता है कि वो विच को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि बचाने आया था। यानी एक पल को लगा कि बॉयस धोखा देने आया है, लेकिन असल में वो उसकी जान बचा रहा था। अगली सुबह दोनों फिर से अपने सफर पर निकलते हैं और पहुंचते हैं रोस और मारा के घर, जो भाई बहन हैं और जिनकी बॉयस से पहले से पहचान है। इसलिए वो लोग रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं। रात में बॉयज और मारा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मारा कहती है, क्या अगली बार मिलने के लिए मुझे फिर एक साल इंतजार करना पड़ेगा? बॉयस हल्के से मुस्कुराकर कहता है, अगर जिंदा रहा तो जरूर मिलूंगा। मारा फिर कहती है, तुम हमेशा आते जाते रहते हो, लेकिन आज तक मैंने नहीं जाना कि तुम असल में कौन हो और क्या करते हो। अगली सुबह बॉयस विच के साथ वहां से निकलता है। जाते जाते वो कहता है, यह आखिरी दोस्ताना चेहरा था जो हमने देखा, अब आगे सिर्फ खतरा है। और तभी विच की नजर रास्ते में पड़े एक बहुत बड़े डायनासोर के कंकाल पर पड़ती है, जिसे एक काला कौवा नोच रहा होता है। दूसरी तरफ क्वीन फादर से पूछती है कि उनके लोग बिना इजाजत ट्रेन को कहां ले गए। इस पर फादर जवाब देते हैं, वो लोग उस औरत को पकड़ने गए हैं जिसे सब विच कहते हैं, क्योंकि हमारे इलाके में जादू करना मना है और न ही उसे मारने वालों को माफ किया जा सकता है। इसके बाद फादर कहते हैं, माफ कीजिए क्वीन, लेकिन आपके अफेयर की खबर अब पूरे राज्य में फैल चुकी है। क्वीन इसे सिर्फ अफवाह बताती है, मगर फादर शांत लहजे में कहते हैं, बिना आग के धुआं नहीं उठता, समझिए आप। इसके बाद फादर मैरी से कहते हैं कि किंग अब बस कुछ ही वक्त के मेहमान हैं। क्वीन अब उनके प्रति वफादार नहीं रही और उनका कोई वारिस भी नहीं है। इसका मतलब है कि अब राज्य में एक नया दौर शुरू होने वाला है। आगे दिखाया जाता है कि चर्च के सिपाही रॉस को लोहे की जंजीर से लटकाकर बहुत बुरी तरह मारते हैं, लेकिन रॉस कुछ भी नहीं बताता, इसीलिए उसके मुंह को जलाया जाता है। ये सब मारा देख नहीं पाती और आखिर में बोल देती है कि वे लोग स्कल रिवर की तरफ गए हैं। मारा को लगता है अब उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैरी आदेश देती है, इस जगह को आग लगा दो। अब फुल मून में सिर्फ 3 दिन बचे होते हैं। दूसरी ओर बॉयस अपने पुराने दोस्त साइरस के घर रुकने की सोचता है, लेकिन अंदर जाकर देखता है कि साइरस की लाश लटकी हुई है। उसे किसी ने हाल ही में मार डाला था। तभी विच को महसूस होता है कि वहां कोई और भी है। वो और कोई नहीं बल्कि मैरी और उसके सिपाही होते हैं।
अब उनकी आंखों पर काले चश्मे होते हैं ताकि विच उन्हें अपने जादू से काबू में न कर सके। मैरी बॉयस से कहती है, तो तुम हो वो मशहूर शिकारी जो पैसों के लिए एक विच का साथ दे रहा है? वैसे उस पर चर्च ने इनाम रखा है, अगर तुम इसे हमारे हवाले कर दो तो इनाम तुम्हारा। बॉयस कहता है, इन्हीं ने मुझे पहले काम पर रखा था, मैं इनसे धोखा नहीं कर सकता। मैरी फिर कहती है, तो फिर दो ही रास्ते हैं, या तो इसे हमारे हवाले कर दो या फिर इसके साथ मरो। बॉयस टस से मस नहीं होता। फिर मैरी मारा को सामने लाती है जो बुरी तरह घायल होती है। उसे देखकर बॉयस गुस्से में कहता है, तुम लोग चर्च से हो, भगवान में भरोसा रखते हो, फिर किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो? इस पर मैरी जवाब देती है, तुम सोच भी नहीं सकते कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और फिर वो मारा को गोली मार देती है। ये देखकर बॉयस गुस्से में अपनी बंदूक निकालता है और सिपाहियों पर फायर करता है। वहीं विच भी एक गार्ड की बंदूक छीनकर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन तभी और सिपाही हमला करने आ जाते हैं। हमला लगातार बढ़ता जा रहा था। बॉयस कहता है, अब यहां रुकना बेवकूफी होगी, हमें भागना होगा। किसी तरह दोनों भागते हुए एक पुरानी सी बस में चढ़ जाते हैं जो कभी साइरस अपनी कार की तरह इस्तेमाल करता था, और उसी बस की मदद से वे एक लंबी और गहरी खाई पार कर जाते हैं। बस में कुछ गार्ड्स भी घुस आते हैं तो बॉयस और विच उनसे लड़ते हैं और एक एक कर उन्हें खाई में फेंकते जाते हैं। ये देखकर मैरी अपने लोगों को हुक्म देती है, केबल काट दो, पर तब तक बस ने आधा से ज्यादा रास्ता पार कर लिया था। केबल कटने के बाद बस एक पहाड़ी के किनारे लटक जाती है। धीरे धीरे उस तरफ की तारें भी टूटने लगती हैं। विच फुर्ती से बस से बाहर निकलती है और हाथों की मदद से पहाड़ पर चढ़ने लगती है। बॉयज अब भी बस के अंदर होता है और तार कभी भी टूट सकती थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी। बॉयज जैसे ही बस से बाहर निकलता है तभी तार टूट जाती है और बस नीचे खाई में गिर जाती है। इसके बाद बॉयज भी धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगता है। मैरी अपने चश्मे उतारकर स्नाइपर से बॉयज को निशाना बनाती है और एक गोली उसे लग भी जाती है, पर जैसे ही वो दोबारा गोली चलाने वाली होती है, चश्मा न पहनने की वजह से विच उसे अपने जादू से काबू में ले लेती है। मैरी को कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी बीच विच बॉयज को ऊपर खींचकर उसे भी ऊपर चढ़ा देती है, लेकिन केबल काटने की वजह से अब मैरी और उसके लोगों को उस खतरनाक रास्ते से निकलना मुश्किल हो गया था। रात हो जाती है तो बॉयस और विच एक जगह रुककर लकड़ियां जलाते हैं। बॉयस विच का धन्यवाद करता है और कहता है, तुमने मेरी जान बचाई। फिर वो खुद ही अपने कंधे से गोली निकालने लगता है और विच से कहता है कि वो उसके घाव को सिल दे। इसके बाद बॉयस उदास हो जाता है। असल में उसे रॉस और मारा की मौत का बहुत दुख होता है। वो कहता है, वो दोनों बहुत अच्छे लोग थे, अब मैं मैरी और उसके साथियों को उनके किए की सजा जरूर दूंगा। दूसरी ओर क्वीन एक हैरान करने वाली बात बताती है। वो कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूं। वो अकेले में किंग से कहती है, बधाई हो, हमारा वारिस आने वाला है, लेकिन ज्यादा खुश मत हो क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। इस बच्चे का बाप बॉयस है। इसके बाद क्वीन तकिए से किंग का मुंह दबाकर उसे मार देती है। फिर घंटी बजाकर अपने नौकरों को बुलाती है और एक्टिंग करती है जैसे किंग को कुछ हो गया हो। अगले दिन बॉयस और विच दिन भर सफर करते हैं और एक बहुत ही डरावनी जगह पहुंचते हैं। ये जगह पहले एक कंपनी की फैक्ट्री हुआ करती थी जहां बहुत सारा फ्यूल पड़ा हुआ था। रात होते ही वहां डरावने और खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं। विच और बॉयस आग जलाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये राक्षस आग से डरते हैं। वो आग को एक घेरे में जलाते हैं और खुद उस घेरे के अंदर रहते हैं, पर ये मॉन्स्टर भी चालाक होते हैं। इनमें से एक मॉन्स्टर लोहे का एक बड़ा कंटेनर आग पर रखकर उसके अंदर से चलकर घेरे के अंदर आ जाता है। अब बॉयस और विच को उस मॉन्स्टर से लड़ाई करनी पड़ती है, लेकिन वो मरता ही नहीं। तब विच एक फ्यूल के ड्रम पर अपना हथियार फेंककर उसमें छेद कर देती है। ड्रम से फ्यूल लीक होता है और फिर उसमें जोरदार धमाका होता है। इस ब्लास्ट में आखिरकार वो मॉन्स्टर मारा जाता है, लेकिन अब भी कई राक्षस ऊंचाई पर जाकर आग के घेरे में कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अंदर आकर विच और बॉयस पर हमला भी कर देते हैं। इन्हीं में से एक राक्षस विच को पहचान लेता है। वो उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें फिर से यहां नहीं आना चाहिए था। बस यही मौका था जिसका विच को इंतजार था। वो उसकी आंखों में देखकर उसे अपने वश में कर लेती है। इसके बाद वो राक्षस अपने साथियों से कहता है, इन्हें जाने दो। फिर विच अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों से आग की लपटें निकालती है। वो लपटें सारे राक्षसों को जलाकर राख कर देती हैं। ये देखकर बॉयस भी हैरान रह जाता है। वो बाद में पूछता है, तुम्हारे हाथों से आग भी निकलती है? विच बताती है, ये असली आग नहीं थी, बस एक धोखे जैसी थी, लेकिन राक्षसों को मारने के लिए यही काफी था। बॉयस फिर पूछता है,
अगर तुम झटके में उन्हें खत्म कर सकती थी तो फिर पहले ही क्यों नहीं किया? विच कहती है, क्योंकि जब मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बॉयस पूछता है, वो राक्षस जो तुमसे बात कर रहा था वो क्या कह रहा था? विच बताती है, असल में इस जगह पर एक खजाना छुपा हुआ है। एक दिन एक लालची आदमी मेरे पास मदद मांगने आया। जैसा कि मैं किसी की मदद से मना नहीं करती, तो मैंने उसकी भी मदद की। मैं उसे यहाँ लेकर आई, लेकिन यहाँ की हवा में एक खास तरह की गैस है। उस गैस की वजह से वो आदमी और उसके सारे साथी राक्षसों में बदल गए। विच आगे कहती है, मैं किसी को मना तो नहीं करती, लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों को मुझसे मदद मांगनी ही नहीं चाहिए। मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम बुरा हो सकता है। बॉयस कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब फुल मून होने में बस एक दिन बचा होता है। उधर फादर पूरे शहर के लोगों को इकट्ठा करके ऐलान करता है, हमारे पुराने राजा की मौत हो चुकी है, लेकिन हमारी रानी अब प्रेग्नेंट है, इसलिए जब तक हमारा नया राजा 16 साल का नहीं हो जाता तब तक पूरा राजपाट रानी के हाथों में रहेगा। अब देखो, फादर रानी के सामने तो वफादार नौकर बनने का नाटक करता है, मगर जब वो मैरी से अकेले में बात करता है तो कहता है, मुझे मजबूरी में उस रानी के सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि वो दिन ब दिन और ज्यादा ताकतवर बनती जा रही है। हमें जल्दी से जल्दी उस विच को पकड़ना होगा। अगर हम उससे गवाही ले लें तो हम रानी और विच दोनों को खत्म कर सकते हैं। इस वक्त मैरी और उसके लोग ट्रेन में होते हैं और ट्रेन में लगी एक मशीन से फादर मैरी को यह सारा मैसेज भेज रहा होता है। उधर विच और बॉयस स्कल नदी के पास तक पहुंच जाते हैं। उन्हें अचानक ऐसा महसूस होता है कि पटरी हिल रही है, जिससे वो तुरंत समझ जाते हैं कि मैरी और उसके लोग ट्रेन से आ रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद मैरी को सुरंग के अंदर पटरी के बीचों बीच खड़ी हुई विच दिखाई देती है। मैरी को लगता है कि अब तो ये पकड़ी जाएगी, कहां भागेगी, पर वे जान बचाने के लिए दौड़ने लगती है। उसे कुचल कर मारने के लिए ट्रेन की रफ्तार और तेज कर दी जाती है, लेकिन जैसे ही ट्रेन सुरंग से बाहर आती है, मैरी को समझ आ जाता है कि यह सब विच की चाल थी। असल में सुरंग से बाहर निकलते ही कुछ दूर पर पटरी टूटी हुई थी। विच तो नीचे कूद जाती है और नीचे एक टूटा हुआ टावर होता है, जहां बॉयस पहले से मौजूद होता है और वो विच को थाम भी लेता है। इसी बीच मैरी और उसके लोग ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर ट्रेन इतनी तेज होती है कि रुक नहीं पाती और टूटी हुई पटरी से गिरकर गहरी खाई में चली जाती है। इस हादसे में मैरी और उसके सारे लोग मारे जाते हैं। इधर राजमहल में क्वीन कैप्टन जेरिस के थोड़ा करीब आकर पूछती है, क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? वो कहता है, हाँ, कुछ भी। तो क्वीन उसे फादर और उसके लोगों को मारने का हुक्म देती है, क्योंकि उसे लगता है कि फादर उसे पसंद नहीं करते और एक न एक दिन उसे जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। कैप्टन जेरिस क्वीन से प्यार करता है, इसलिए बिना कुछ कहे उसकी बात मान लेता है और फादर को मार देता है। इसके बाद क्वीन उसे इनाम देती है, अपने करीब आने का मौका। लेकिन फिर भी कैप्टन को क्वीन थोड़ी उदास और खोई खोई सी लगती है। वो पूछता है, क्या बात है? क्वीन बताती है कि आज फुल मून की रात है। कैप्टन कहता है, अब आपको विच और उसके वादे के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। अब तो आपके पास सब कुछ है। अब सीन वापस विच और बॉयस पर आता है, जो स्कल नदी के पास है। चारों ओर मर चुके लोगों की खोपड़ियां देखकर विच चौंक जाती हैं। वो कहती हैं, इतने सारे लोग उस रूप बदलने वाले राक्षस को पकड़ने आए थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। मुझे भी अपने किए हुए वादे की वजह से यहाँ आना पड़ा, पर तुम मेरे साथ यहाँ तक आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर तुम चाहो तो अब वापस लौट सकते हो। पर बॉयस उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। इसके बाद विच अपने हाथ में सिल्वर की नुकीली अंगूठियां पहनती है। बॉयस कहता है, इस पर सिल्वर का भी असर नहीं होगा। कई लोग चांदी के हथियार लेकर आए थे, फिर भी हार गए। इसलिए मैं कहता हूं, अभी भी वक्त है, तुम वापस चली जाओ। विच जवाब देती है, मैं शापित हूं। मैं किसी की मदद करने से खुद को रोक नहीं पाती। मैंने जो वादा किया है उसे पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। विच कहती है, रूप बदलने वाला राक्षस हमारे बहुत करीब है। बॉयस कहता है, अभी भी वक्त है। चांद अभी बादलों के पीछे छुपा है। लेकिन कुछ ही देर में चांद बादलों से बाहर आ जाता है और तभी बॉयस की बॉडी अजीब तरीके से बदलने लगती है। अब साफ हो जाता है कि जिसके साथ विच जान जोखिम में डालकर यहां तक आई थी, वही असल में वो शख्स है जो रूप बदल सकता है, यानी वेयरवुल्फ। पर विच जरा भी नहीं चौंकती। वो बस कहती है, तो तुम इतने समय से सिर्फ इसलिए मेरे साथ थे ताकि मुझे यहां लाकर मार सको?
इसके बाद दोनों के बीच बहुत जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। ये फाइट तब तक चलती है जब तक चांद फिर से बादलों में छुप नहीं जाता। जैसे ही चांद छुपता है, बॉयस दोबारा इंसानी रूप में आ जाता है। अब उसकी बॉडी पर फाइट की वजह से बहुत सारे घाव हो जाते हैं। विच उसके पास बैठकर बहुत ही प्यार से बात करती है। वो कहती है, चांद के फिर से बाहर आने में अभी वक्त है, तब तक तुम आराम करो क्योंकि तुम बहुत थक चुके हो। और सच में बॉयस सो जाता है। जब वो उठता है तो देखता है कि विच ने उसे मोटी मोटी जंजीरों से बांध रखा है। वो कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। विच जवाब देती है, मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारोगे। इतने दिन तुम्हारे साथ रहते रहते मैं तुम्हारी सारी कमजोरियां जान चुकी हूं और मैंने तुम्हारे अंदर एक और कमजोरी डाल दी है जिसके बारे में तुम्हें अभी तक पता भी नहीं है। बॉयस हैरान होकर पूछता है, इसका क्या मतलब? अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब क्वीन ने विच को यह काम सौंपा था तो विच हवा में उड़ते हुए उस वेयरवुल्फ का एक सपना देख रही थी। वो देखती है कि कई लोग वेयरवुल्फ से लड़ रहे हैं और चांदी की तलवारों से उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वेयरवुल्फ सबको हरा देता है और फिर अपना इंसानी रूप ले लेता है, यानी वही बॉयस बन जाता है। सारी सच्चाई जानने के बाद ही विच ने क्लब में जाकर उससे दोस्ती की थी। उसे यह भी समझ आ गया था कि चांदी के हथियार भी उसे मार नहीं सकते। इसीलिए जब मैरी ने बॉयस पर गोली चलाई तो पहली गोली विच ने जानबूझकर बॉयस को लगने दी और दूसरी में उसने मैरी का ध्यान भटका दिया और बॉयस को लेकर वहां से भाग गई। बाद में जब बॉयस ने खुद अपने जख्म से गोली निकाली और विच से मदद मांगी उस जख्म को सिलने के लिए, तब विच ने चुपके से उसके घाव के अंदर एक छोटा सा चांदी का सिक्का रख दिया। इसी की वजह से बॉयस धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। अब उसकी हालत ये हो गई थी कि विच के हाथों वो बुरी तरह घायल हो चुका था। बॉयस अब विच से पूछता है, तुम मुझे मार क्यों नहीं देती? विच कहती है, क्योंकि जो चीज मर जाती है उसकी ताकत भी खत्म हो जाती है। इसके बाद वो बॉयस के सीने पर चाकू रखने लगती है। तभी बॉयस कहता है, मेरी एक इच्छा है, तुम सबकी इच्छाएं पूरी करती हो ना, तो मेरी भी करो। मेरी विश है कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, साथ में शिकार करें, साथ में लड़ें। ये सुनकर विच की आंखों में आंसू आ जाते हैं। असल में इतना समय एक दूसरे के साथ बिताते बिताते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन अब अफसोस ये सब अब मुमकिन नहीं है। विच कहती है कि किसी की इच्छा पूरी करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। बॉयस कहता है कि तुम बस कीमत बता दो, मैं चुकाने के लिए तैयार हूं। तभी अचानक बादलों के पीछे से चांद निकल आता है और बॉयस भी फिर से उसी राक्षस में बदल जाता है। इसके बाद विच उसके सीने में चाकू घोंप देती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि बॉयस मर चुका है और विच ने उसे दफना दिया है। उसकी कब्र के पास उन मरे हुए लोगों की खोपड़ियां भी सजाकर रखी होती हैं। साथ ही जो घड़ी विच ने बॉयस से वादा किया था वो भी वो कब्र पर रख देती है और वहां से चली जाती है। फिर जैसे ही विच शहर में पहुंचती है, वहां के लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। वो लोग नारे लगाते हैं, चर्च की मनमानी बंद करो, इन्फ्लुएंशियल राजा के हुक्म का जुल्म बंद करो। असल में यहाँ के लोग चर्च और राजमहल के हुक्म से परेशान हो चुके थे। उन्हें दिन रात जबरदस्ती काम कराया जाता था, जबकि विच हमेशा सबकी मदद करती थी। इसीलिए लोग उससे बहुत प्यार करते थे। विच सीधा राजमहल जाती है जहां उसे कैप्टन जेरस मिलता है। विच उसे वेयरवुल्फ की खाल देती है और कहती है, इसे अपनी रानी को दे दो। उससे कहना कि अपने शरीर को थोड़ा सा काट कर अपना खून इस खाल पर गिराए और फिर इसे पहन ले। आज लूनार्ड साइकिल चांद की रातों का समय का आखिरी दिन है। रात खत्म होने से पहले रानी को यह काम पूरा करना होगा। जेरिस कहता है, ठीक है, तुमने रानी का काम तो कर दिया, लेकिन मेरा काम क्या? चलो मेरी घड़ी वापस करो। विच कहती है, बिल्कुल नहीं, मैंने उसे अपनी मेहनत से पाया है। मैंने तुम्हारी भी इच्छा पूरी की है। तुम ऊपर से कुछ भी कहो, लेकिन अंदर से तुम्हें हमेशा रानी को पाना था। तुम्हें पता था कि रानी किसी और से प्यार करती है और एक दिन वो उसके साथ चली जाएगी। अब जब मैंने उस आदमी को ही खत्म कर दिया तो अब रानी पूरी तरह तुम्हारी हो गई। ये सुनकर जेरिस हैरान हो जाता है और पूछता है, आखिर वो आदमी था कौन? विच जवाब देती है, बॉयस। जब जेरिस सारी सच्चाई जाकर रानी को बताता है तो रानी रोने लगती है, क्योंकि वो तो बॉयस से ही प्यार करती थी। उसे ये नहीं पता था कि बॉयस ही असल में शिप शिफ्टर, रूप बदलने वाला राक्षस था। अब रानी को लगता है कि जेरिस ने जानबूझकर उसके प्यार को मरवा दिया और ऊपर से वो बार बार कह रहा था, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। गुस्से में आकर रानी अपने बालों में छिपा हुआ चाकू निकालती है और जेरिस की गर्दन में चाकू घोंप देती है। कहती है, मर जाओ मेरी वजह से।
तभी शहर के लोग महल में घुस आते हैं और राज परिवार और उनके नौकरों को मारना शुरू कर देते हैं। रानी को भी वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। उधर जब जेरिस को मारा गया तो उसका खून बहकर वेयरवुल्फ की खाल में मिल जाता है। जैसे ही खून खाल से छूता है, एक जादू शुरू हो जाता है। बॉयस की कब्र हिलने लगती है। चूंकि जेरिस मर चुका होता है, इसलिए उसकी इच्छा अब पूरी नहीं हो सकती और इसीलिए वेयरवुल्फ की सारी ताकतें वापस बॉयस के शरीर में लौट जाती हैं। क्योंकि विश तो मांगी गई थी, लेकिन जिसने मांगी थी वो मर चुका है, इसलिए बॉयस फिर से जिंदा हो जाता है। इसके बाद बॉयस विच के पास आता है और गुस्से में कहता है, मैं तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ अपने वादे को पूरा करने के लिए मार डाला। विच जवाब देती है, लेकिन मैंने तुमसे किया हुआ वादा पूरा किया ना। फिर विच समझाती है, मेरे पास ऐसी ताकत है जिससे मैं भविष्य और अतीत दोनों देख सकती हूँ। जब रानी मेरे पास अपनी इच्छा लेकर आई थी तो मैं पहले से जानती थी कि वो अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए वेयरवुल्फ बनना चाहती है, क्योंकि उसका प्रेमी भी एक वेयरवुल्फ था। लेकिन ऐसी इच्छाएं पूरी करना इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए मैंने जानबूझकर रानी को उसके प्रेमी यानी तुम की वेयरवुल्फ की खाल लाकर दे दी। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे पता ही नहीं कि तुम ही रानी के प्रेमी हो। सबको लगा कि यह सब इत्तेफाक से हुआ। इस तरह मैंने वादा तो निभाया, लेकिन ऐसा किया कि रानी वेयरवुल्फ ना बन सके, क्योंकि जब उसका प्रेमी ही मर गया तो वो बनकर क्या करती। मैंने जेरिस से किया वादा भी पूरा किया और तुमसे किया हुआ वादा भी निभाया कि तुम मरने के बाद भी वापस लौटोगे और हमेशा साथ रहोगे। बॉयस उसकी सारी प्लानिंग और सोच समझकर बहुत खुश होता है। असल में बॉयस का पहले कई लड़कियों के साथ अफेयर रह चुका था, लेकिन वो कभी किसी को लेकर गंभीर नहीं था। लड़कियां सिर्फ उसके साथ समय बिताना और करीब होना चाहती थीं, लेकिन विच के साथ उसका रिश्ता अलग था। वो रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि दिल और दिमाग से जुड़ा हुआ था। इसलिए अब बॉयस फैसला करता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी विच के साथ ही बिताएगा और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।